हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। सबसे पहले मैकुला होता क्या है? जब आप हमारा आई देखिएगा तो ये सबसे जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको कहते हैं स्क्लेरा, और वो आगे में जाके कॉर्निया बनता है। इसके बाद एक लेयर आएगा जिसको हम कहते हैं यूवियल ट्रैक। यूवियल ट्रैक में आइरिस होता है, सीरियली बोधी होती है, कोराइड होता है। ठीक है, इसके बाद जो लेयर होगा उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना में एक एकदम सेंटर में एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैकुला। मैकुला में ही क्या होता है, हमारा रद और कोन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको हम फोविया कहते हैं। तो आपको एनाटोमी तो समझ में आ गया। अब ये एज, इससे क्या इसका लेना देना है? तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो मैकुला डिजनरेशन है वो ज़्यादा होता है। तो मैकुला डिजनरेशन से होगा क्या? तो इससे होगा स्कोटोमा। अब स्कोटोमा क्या होता है? जैसे कि जो हमारा मैकुला है ये मेनली हमारे सेंट्रल विजन के लिए होता है। सेंट्रल विजन, जैसे कोई आप आदमी देख रहे हैं तो उस जैसे जैसे देखिए ये एक आदमी है, ठीक है, तो इसमें जो मैकुला है वो आपको ये जो बीच वाला ट्रंक वाला पार्ट है ना, इसको देखने में हेल्प करता है। पेरिफेरल का विजन मैकुला से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैकुला डिजनरेशन होगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, या उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल विजन है वो धीरे धीरे लॉस होते जाएगा और वो ब्लैक होते जाएगा। ठीक है, जिसको हम स्कोटोमा कहते हैं, जो मेनली मैकुलर डिजीज में देखने को मिलता है। तो ये जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में AMD या ARMD भी कहते हैं। ये मेनली अफेक्ट करता है एल्डर पॉपुलेशन को। ठीक है, आगे जाके देखिएगा कि जो हमारा एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है ये दो पार्ट में बांटा गया है, एक ड्राई और एक वेट। जो ड्राई है ना वो अर्ली मैनिफेस्टेशन है, और जो वेट है वो लेट मैनिफेस्टेशन है। ड्राई में होता क्या है? तो ड्राई का मतलब ही क्या है, सूखा। मतलब इसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है। इसमें मेनली क्या होता है, तो जो हमारा आई टिश्यू है ना वो थिन होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। और जो ड्राई है, ड्राई AMD, वो मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन जब हम बात करें वेट की, तो वेट का मतलब ही क्या होता है, भींगा। इसमें मेनली ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होती है, और ये एडवांस केस होता है। इसमें फास्ट डेवलपमेंट होता है। और ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है ना, ये मेनली वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू मेल। ठीक है, और इसमें आप क्या देख सकते हैं, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ड्रूसेन। अब ड्रूसेन क्या होता है? ड्रूसेन का स्पेलिंग लिख देती हूँ, DRUSEN। ये ड्रूसेन है क्या? तो ड्रूसेन एक येलो डिपॉजिट है जो रेटिना के अंदर होता है। अब येलो डिपॉजिट क्या है, तो ये या तो लिपिड होगा या प्रोटीन होगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है, सर्जरी नहीं किया जाता है ड्राई वाले का। लेकिन अगर वेट वाले की बात किया जाए तो इसमें दो ट्रीटमेंट होगा। या तो लेजर करेंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको सील करेंगे ताकि वो ब्लीडिंग बाहर ना आए, और दूसरा या तो ड्रग देंगे जो ड्रग मेनली नया ब्लड के फॉर्मेशन को रोक सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। ये मेनली एल्डर पीपल को अफेक्ट करता है, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल। अगर कोई पूछे कि ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो सबसे पहला कैटरैक्ट, ग्लाकोमा, उसके बाद एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इसके कॉजेज बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर कहने का क्या मतलब है, ये एज के साथ बढ़ता है। ये फैमिली हिस्ट्री में भी देखा जाता है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आप में भी आने की संभावना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ये एज के साथ बढ़ता है। वाइट लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं
उनमें भी ज़्यादा होता है। इसलिए जब इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात होगा तो स्मोकिंग को सीज कर दिया जाता है। वाइट लोगों में 55 ईयर्स एज से ज़्यादा इसको होने के ज़्यादा इंसिडेंट हैं। मेनली 15% अर्ली AMD और 4.1% लेट AMD। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसका पैथोजेनेसिस पूरी तरह क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल जिसको हम प्रोटीन या लिपिड कहते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन या लिपिड जिसको हम ड्रूसन कहते हैं वो मेनली अंडर द रेटिना होता है, मतलब कि बीनीथ द RPE। RPE क्या होता है, तो रिसेप्टर पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो रेटिना का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये डैमेज करता है रेटिना कोराइड इंटरफेरेंस को, और कभी कभी ये RPE को भी क्या करता है, एट्रोपी मतलब जनरेट होने से बचाता है, मतलब प्रिवेंट करता है, जिसके कारण हमारा विजन क्या है, ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। और ये मेनली किसके कारण होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, हाइपोक्सिया, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, ये सब के चेंजेस के कारण होता है। ठीक है, और भी इसमें क्या होगा, तो इसमें ये एट्रोपी के कारण क्या हो सकता है, एंजियोजेनेसिस हो सकता है, जिसको हम नियोवैस्कुलर AMD कहते हैं, जिसमें हमारा क्लोराइड का न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, और जिसके कारण क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, हमारा ब्रूच मेम्ब्रेन वीक हो सकता है। ठीक है, न्यू वेसल्स होने से क्या होंगे, लीकेज होगा, जिसके कारण डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा और सेंट्रल विजन कम होगा रेपिडली। जेनेटिक फैक्टर में कौन कौन सा हो सकता है, तो मल्टीपल लो की होती है, जैसे कि 1q2531 जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर होता है HCFH का, 10q20C जो मेनली एज रिलेटेड मैक्यूलोपैथी सस्पेक्टेबिलिटी का है, इसमें ARMS2 और HTRA सेरीन दिया जाता है। ठीक है, फीमेल होती है, फीमेल सेक्स होते हैं इसमें, और ये जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है। जो अर्ली AMD इंसिडेंट है वो मेनली फीमेल से और इसके पैथोजेनेसिस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। स्मोकिंग पैथोजेनिक वेरिएंट जो हिस्टोलोजी पे देखा जाएगा वो मेनली देखा जाएगा लेट AMD के इंसिडेंट में, अर्ली AMD के इंसिडेंट्स में नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो पैथोजेनिक वेरिएंट है और ये जो स्मोकिंग और लो इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ये मेनली क्या होता है, डेवलप करता है डिजीज को। ठीक है, अब एक इसमें आप देखिएगा इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है बेकहम पे। बेकहम क्या किए थे, इसको क्लासिफाई किए थे, तो इसका मेनली क्लासिफिकेशन 5 है। जो पहला क्लासिफिकेशन है उसमें एज के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होती है, कोई भी ड्रूसन नहीं होता है, कोई भी पिगमेंट में एबनॉर्मलिटीज नहीं होती है। सेकंड में आप क्या देखिएगा कि नॉर्मल एजिंग चेंज होगा, थोड़ा सा आपको ड्रूसन दिखेगा, लेस देन 63 माइक्रो एम डायमीटर, और लेकिन कोई भी पिगमेंट्री एबनॉर्मलिटीज नहीं रहेगी। अब स्टार्ट होता है अर्ली AMD, इसमें मीडियम ड्रूसेंस रहेंगे, लेकिन अभी भी कोई भी पिगमेंट्री एबनॉर्मलिटीज नहीं रहेगी। इंटरमीडिएट AMD, ये लार्ज ड्रूसेंस मतलब कि ग्रेटर देन 125 माइक्रोमीटर डायमीटर का, और इसमें कुछ पिगमेंट्री एबनॉर्मलिटीज होती है। जब लेट AMD जो सबसे सीवियर होता है, जिसपे नया ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नियोवैस्कुलर AMD भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा जियोग्राफिक एट्रोपी स्टार्ट हो जाता है। अब ड्रूसेंस अभी बताया, ये येलो डिपोजिट है और बीनीथ द RPE होता है, यह सब रेटिनल होता है। इसका साइज और शेप वेरी करता है। अभी देखें, अभी डिस्क्रीट और कन्फ्लुएंट होता है। डिस्क्रीट और कन्फ्लुएंट मतलब कि ये सेपरेट होता है और आपको अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मेनली इसमें आप क्या देखिएगा कि बेसल लैमिनल डिपोजिट होता है, मतलब जी ये जो कोलाजन है बेस डिपोजिट होगा, कहाँ पे होगा, तो बिटवीन प्लाज्मा और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ RPE होता है। बेसल लिनल जो डिपोजिट होता है वो ग्रेनुलर होता है, लिपिड लीस मटेरियल होता है, और मेनली ये कहाँ पे होता है, तो ब्रूच मेम्ब्रेन में होता है। अगर OCT में हम देखेंगे
तो इसमें हम क्या देखेंगे कि बम्प्स बना हुआ है बिटवीन आरपीई एंड ब्रूच मेम्ब्रेन। और अगर एफएफए में देखेंगे तो एफएफए में क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हाइपर फ्लोरेंस या बिंदु डिफेक्ट देखेंगे अर्ली फेज में ड्यू टू आरपीई एट्रोपी, और लार्जर ड्रूसन देखेंगे जो ज़्यादा पे ये सीन होता है लेट फेज में। ठीक है, देखिए यही ड्रूसेंस है, ये जो पिक्चर्स है ये ड्रूसेंस है, येलो डिपोजिशन देखिए ये सारे क्या हैं, ये ड्रूसेंस हैं। अब चेंजेस क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें जो सबसे पहला चेंजेज होता है वो रेटिकुलर सीडो ड्रूसेंस, मतलब कि वही सब रेटिनल ये डिपोजिट होता है ड्रूसेन का, और ये रिस्क फैक्टर होता है प्रोग्रेशन का एएमडी, मतलब जैसे जैसे ये ड्रूसेन बढ़ रहा है वैसे वैसे एएमडी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ऑटोफ्लोरेसेंस में क्या देखेंगे, ये जो लेसन है उसमें हाइपोफ्लोरेसेंस है। फ्लोरेसेंस में मेनली हम डाई यूज करते हैं। ठीक है, अगर सबसे अच्छा हमको देखना रहेगा तो वो इंफ्रा इमेजिंग में दिखेगा, और इसको देखने के लिए हमें ये जानना है होगा कि हाइपो इफरेंटेंट और लेसन क्या होता है और हाइपर रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसा ही सॉफ्ट मैकुलर ड्रूसन आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लोरोसेंस है जिसमें कलर डाई यूज किया गया है। पिगमेंट में क्या क्या चेंजेस देखेंगे, तो फोकल क्लम्प आपको देखने को मिलेगा पिगमेंटेड सेल में, जो मेनली लोकेटेड होता है सब रेटिनल स्पेस में। मतलब आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में ये याद रख लीजिए, रेटिना नहीं, रेटिना के अंदर जो आरपीई है या उससे अंदर ब्रूसेंस, ये दोनों के बीच में होता है ये मेनली। ठीक है, देखिए पिगमेंटेड चेंजेज हुआ है, पिगमेंट येलो से पहले तो रेड होता है, रेड से येलो, येलो से अब ये चेंज हो रहा है कलर इसका। ये क्या है, जियोग्राफिक एट्रोपी हो रहा है एएमडी में। अब जियोग्राफिक एट्रोपी क्या होता है, तो एट्रोपी मतलब कि डेवलपमेंट नहीं होना। ये मेनली 20% लीगल ब्लाइंडनेस करता है एएमडी का। इसमें क्या होता है, हमारा जो आरपीई है ना उसका एट्रोपी हो जाता है, मतलब कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सिर्फ आरपीई ही नहीं, फोटो रिसेप्टर सेल में भी इसका जो डायमीटर होता है 175 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, और ये रेटिना विंडो को क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, विजुअल लॉस होता है, और ये मॉनिटर कैसे किया जाता है, तो ऑटोफ्लोरोसेंस इमेजिंग के द्वारा, जिसमें आपको क्या दिखेगा, मार्क्ड हाइपोफ्लोरोसेंस। देखिए ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला पाथ यही जियोग्राफिक एट्रोपी है। ये भी बता दिए कि एफएफए में आईसीजीए और ओसीटी में क्या क्या देखेगा। जियोग्राफिक एट्रोपी है। अब नियोवेस्कुलर एएमडी क्या होता है, नियोवेस्कुलर नया वेसल का फॉर्मेशन, तो ये इसमें जो ये मेनली हॉलमार्क होता है किसका, एएमडी का, कोराइडल नियोवेस्कुलाइजेशन। ये दो तरह का होता है, अकुल्ट और क्लासिक। जो तीन तरह का होता है, अकुल्ट, क्लासिक और रेटिनल एंजायोमेटस प्रोलिफरेशन। अब अकुल्ट जो टाइप 1 सीएनवी है वो क्या है, तो इसमें जो सीएनवी मतलब नियोवेस्कुलाइजेशन होता है ना, उसके कारण क्या होगा, फाइब्रोवेस्कुलर पीईडी होगा। तो पीईडी क्या होता है, पिगमेंटेड इपिथेलियल डिटैचमेंट, मतलब अकुल्ट जो टाइप 1 सीएनवी है इसमें मेनली क्या होता है, सीएनवी में फाइब्रोवेस्कुलर पिगमेंटेड इपिथेलियम डिटैचमेंट होता है, मतलब कि हमारा जो ये पिगमेंटेड इपिथेलियम है ना सेल, उसमें डिटैचमेंट हो जाता है। टाइप 2 जिसको क्लासिक सीएनवी कहते हैं, इसमें हमारा जो आरपीई है, रिसेप्टर पिगमेंटेड इपिथेलियम, वो ब्रीच्ड हो जाता है और ये एक्सटेंड करने लगता है सब रेटिनल स्पेस में। और रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेशन है वो टाइप 3 है, इसमें जो हमारा ये है वो चला जाता है, नियोवेस्कुलाइजेशन चला जाता है कहाँ पे, तो रेटिना के अंदर, इंट्रा रेटिनल में। ठीक है, देखिए यही है नियोवेस्कुलाइजेशन, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, लीकेज भी स्टार्ट होगा। अब ये नियोवेस्कुलाइजेशन में हम
देखते कैसे हैं, तो OCT से और FFA से। OCT में मेनली हम क्या देखेंगे, सब रेटिनल और इंट्रा रेटिनल फ्लूइड देखेंगे, जो मेनली CNV में हुआ है। अब CNV क्या होता है, क्लोराइड न्यूवास्कुलराइजेशन। OCT एंजियोग्राफी करवाएंगे तो क्या देखेंगे, हम ऑकल्ट और क्लासिक दोनों देख सकते हैं। FFA बेस्ट होता है क्योंकि इसमें हम डाई यूज करते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स क्या होता है, क्लियर होता है। अगर क्लासिक है तो इसमें अर्ली हाइपरफ्लोरोसेंस, बेल सर्कमस्क्राइब्ड और लेसी पैटर्न दिखता है। लेकिन अगर अकूल्थ है तो इल डिफाइंड और लेट हाइपरफ्लोरोसेंस दिखेगा। देखिए यही है पिक्चर्स, ये जो नीचे वाला है ये फ्लोरोसेंस का पिक्चर है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या हुआ, हम प्रोफाइलेटिक देते हैं। तो प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, तो ओरल विटामिन C, विटामिन E और क्या देंगे, एंटीऑक्सीडेंट देंगे। एंटीऑक्सीडेंट में कौन सा, तो बीटा कैरोटीन देंगे, जिंक देंगे, कॉपर देंगे। ठीक है, ये तीनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये मेनली रिड्यूस होता है 5 साल में, लेकिन इसका ये क्या है, इसका प्रोग्रेशन बढ़ते जाता है। ये सिर्फ प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट नहीं। इसमें क्या करना होता है, हमें स्मोकिंग को सीज करना पड़ता है, मतलब स्मोकिंग नहीं लेना पड़ता है, सीजेशन करता है। और डेली क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो देखिए जो ये न्यूवास्कुलराइजेशन होता है ना, वो मेनली होता है VEGF से। ठीक है, तो VEGF का क्या फुल फॉर्म है, वेस्कुलर इंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। ये वेस्कुलर इंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर क्यों होता है, हाइपोक्सिया के कारण। तो हम सबसे पहले जो ब्लड वेसल बढ़ रहा है, जिसके कारण बाद में जो लेक्चर करेगा उसके फॉर्मेशन को रोकना होगा, तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटी VEGF देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है लेजर फोटोकोगुलेशन से या फोटोडायनेमिक थेरेपी से। दूसरा हम क्या देंगे, बिवासिजुमाब देंगे, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। और क्या देंगे, तो रानिविजुमाब देंगे, जो मेनली दिया जाता है कैसे, तो इंट्राविट्रल इंजेक्शन के थ्रू। और क्या देंगे, तो एप्लीबर्सेप्ट देंगे। ठीक है, ये कम्बिनेशन में दिया जाता है मेनली। और ये क्या है कि ह्यूमन VEGF रिसेप्टर है, जिसमें VEGFR फ्यूज किया जाता है IgG1 के साथ। ये मच हायर बाइंडिंग एबिलिटी होता है देन बिवासिजुमाब और रानिविजुमाब से। ठीक है, अब रेटिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, साइटोमेगाली वायरस इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है एड्स के पेशेंट में। ये सब तो अभी पहले ही, थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको, किस डिजीज में बताया था, तो ये ऑकुलर, ये रेटिनोपैथी में बताया था। ठीक है, फिर भी डील कर लेते हैं। ये क्या है, साइटोमेगाली वायरस इन्फेक्शन, ये जो मोस्ट कॉमन ऑकुलर जिस पेशेंट को एड्स होया हुआ रहता है ना, उसमें मेनली ये वायरस के कारण आपको देखने को मिलेगा इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं CMV रेटिनाइटिस। इसमें क्या होता है, रेटिना ओपैक हो जाता है। क्यों, तो उस एरिया में ज़्यादा हेमरेज होगा, एक्सुडेट होगा और नेक्रोसिस होंगे। ठीक है, इसमें आपको मेनली पेरीफ्लेवाइटिस और एंजाइटिस भी देखने को मिलेगा। भीतर से जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो मैनेज कैसे करेंगे, तो गैंगी साइक्लोविल या फोस्कारनेट दे के। देखिए ये है ना, इन्फ्लामेशन कर गया है साइटोमेगाली वायरस के कारण। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेक्रोटाइजिंग हर्पेटिक रेटिनाइटिस। इसमें मेनली हर्पेस सिम्प्लेक्स और जोस्टर वायरस के कारण होता है। इसमें रेटिना वाइट हो जाता है, इसका जो पेरिफेरल होता है ना रेटिना का, उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट होने लगता है। इसमें मेनली आप इरिटाइटिस, मैंने इन्फ्लामेशन है ना, आइरिस, इपिस्क्लेराटाइटिस, विरिटाइटिस, ये सब देखने को मिलता है। ये बायलेटरल होता है और इसका ट्रीटमेंट हम एसाइक्लोविल या फेमसीक्लोविल के द्वारा करते हैं। एसाइक्लोविल इंट्रावेनस दिया जाता है, फेमसीक्लोविल ओरल दिया जाता है। ठीक है, देखिए
ये हमारा ये वाला क्या है, पेरिफेरल में वाइट हो गया है ना, यही है हमारा हर्पेटिक जो स्तर या उसके कारण होता है। ठीक है, अब एक क्या देखने को मिलेगा, इंदोजीनस बैक्टीरियल एंडोप्थेल्माइटिस। ये क्या है, ये मेनली बैक्टीरियल जो हमारा मेनली इसके कारण ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एंडोप्थेल्माइटिस हो सकता है। ये फोकल मल्टीफोकल फ्लैट ये है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो कोराइड या लेटिना है ना, उसमें जो लेसन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और ये लेसन क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है भीतरस तक। ये मेनली होता क्यों है, तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है। तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक या तो इंट्रावेनस देंगे या इंट्राविट्रल देंगे। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये है इंदोजीनस ये नहीं सॉरी ये वाला यही क्या है, इंदोजीनस बैक्टीरियल एंडोप्थेल्माइटिस के कारण हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, तो कोराइड, इसको कोराइडल ट्यूबरकी भी कहते हैं, जो मेनली पोस्टीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन में देखा जाता है। इसमें आप और क्या क्या देख सकते हैं, तो विट्रस में इन्फ्लामेशन, पेपिलरी में इन्फ्लामेशन और रेटिनल डिटैचमेंट देख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट वही आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और पैराजिमाइड, उसके साथ साथ इथेम्बुटोलॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। देखिए ट्यूबरकुलोसिस में ये वाला पार्ट। अब है साइफिलाइटिक कोरियोरेटिनाइटिस, ये सेकेंडरी स्टेज है साइफिलिस का। इसमें ये मेनली इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, VDRL टेस्ट या RPR रैपिड प्लाज्मा रेगमेन रियाजिन टेस्ट किया जाता है, और वो पॉजिटिव होता है। इसमें कौन सा आप सिंड्रोम देखेंगे, तो इसमें मेनली जो मैस्कुराइडिस सिंड्रोम है ना, ये मेनली इसमें बहुत सारे डिजीज होते हैं, और ये ऐसा मिमिक मतलब कि उसके जैसा शो करता है, जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर यूवाइटिस का सिम्टम है ना, वैसा सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलता है। और क्या क्या हो सकता है, तो येलो प्राक्वाइड रेटिनल लेसन हो सकता है। तो ट्रीटमेंट हम न्यूरोसेफिलिस का जो ट्रीटमेंट करते हैं वही ट्रीटमेंट हम इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए यही पिक्चर है, ये जो एरो दिखाया हुआ है ना, ये एरो ही क्या है, सेफिलाइटिक है। ठीक है, कैट स्क्रैच डिजीज, ये किसके कारण होता है, तो बातो नीला हेंस सीली के कारण होता है। ठीक है, ये मेनली 2 वीक आफ्टर द कैट स्क्रैच। अच्छा, ये इसका नाम ही क्यों पड़ा है कैट स्क्रैच, क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो कैट काट ले या कैट के नाखून से क्या हो स्क्रैच हो जाए, तो उसके 2 वीक के बाद ये कैट स्क्रैच डिजीज आएगा। तो इसमें आपको दिखेगा कैसे, मैकुला स्टार दिखेगा या ऑप्टिक डिस्क में इदीमा दिखेगा। इसका विजुअल प्रोग्नोसिस अच्छा है, ये बिना ट्रीटमेंट के भी सही हो सकता है। ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और इथ्रोमाइसिन दिया जाता है। देखिए ये वाला ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर यही हमारा कैट स्क्रैच डिजीज में मेनली आपको देखने को मिलेगा। अगला क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा कोरियोरेटिनाइटिस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टीरियर सेगमेंट इन्फेक्शन का, और इसमें भी कौन सा, तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंदी। ये क्या है, तो इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसमें मेनली यूनिलेटरल डिक्रीज होता है विजुअल एक्यूटी में, दोनों आँख में नहीं, एक आँख में होता है। अगर इसको पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, कोरियोरेटिनल जो स्कार है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इसमें लेसन मेनली देखा जाता है विट्रस और इन्फ्लामेटरी सेल के पास। ठीक है, अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो कम्बिनेशन ऑफ पैरीमिथामिन, सल्फादीजिन और फोलिनिक एसिड या ट्राइमिथोप्राइम और सल्फामिथोटाजोल देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो पिक्चर ये जो पिक्चर है ना, ये वाला, यही हमारा टॉक्सोप्लाज्मा कोरियोरेटिनाइटिस है। ये सब मेनली स्लिट लाइन पे देखा जाता है। अब एक है टर्म टॉक्सोकैरियासिस। ये क्या है, ये मेनली टॉक्सोकारा कैनिस मतलब कुत्तों के काटने से होता है। ये न्यूमेटोड्स कहाँ से आते हैं, कुत्तों से आते हैं।
ये यूनिलेटरल, ये भी एक ही आँख को अफेक्ट करता है। ये मेनली चाइल्ड या एडल्ट में होता है। इसमें सीवियर यूवाइटिस होगा और ये भी मेनली पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ ग्लाउकोमा को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, टिकेनाइज जो इसमें एंटीबॉडीज़ क्या हो जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जो मेनली क्या करता है, जो यहाँ निमोनिड है ना, इसके डेथ के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसमें एंटी हेलमेटिक थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमें क्या देना पड़ेगा कंट्रोल के लिए, क्योंकि एंटी हेलमेटिक क्यों नहीं, क्योंकि जो निमोनिड्स हैं वो तो ऑलरेडी डेथ कर गए, जिसके कारण तो इन्फ्लामेशन हुआ है। तो ये थेरेपी देने से फ़ायदा नहीं है। हम इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए लोकल या सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो है ना, ये सब ये हमारा कैनिस के कारण हुआ है। देखिए, इसी के साथ ये पीपीटी खत्म होती है। आशा आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।